पवन करण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर के साथियों को मेरा अभिवादन। और जो विषय है बंटवारे पर बात, निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही विवादास्पद और गंभीर और निरंतर चर्चा में रहने वाला विषय है। हम शायद जो है वो एक तरह से बंटवारे के इतने सालों बाद भी 75 सालों बाद भी लगभग जो है हम लोग उस विवाद से, उस चर्चा से मुक्त नहीं हो पाए हैं और कुछ तय भी नहीं कर पाए हैं कि किसके नाते विभाजन हुआ, कौन जिम्मेदार है, क्या स्थितियां जिम्मेदार हैं। और शायद वो गलतियां हम लोग फिर कर रहे हैं जिनके नाते इस देश का विभाजन हुआ, हम जानते हुए भी जो है वो एक हम लोगों की तरफ अवध में कहावत चलती है कि जान जान नर करे ढिठाई, बूढ़ा जाए था ना पाई। तो वो लगातार उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहरा भी रहा, हमारा समाज दोहरा रहा है, हमारी सरकारें दोहरा रही हैं। तो इसलिए जो है वो उन पर चर्चा करना मुझे लगता है कि अनिवार्य हो गया है। और भारत विभाजन पर निरंतर शोध हो रहे हैं, निरंतर लिखा जा रहा है और पता नहीं कितने सालों तक लिखा जाएगा। इसकी कोई जो है वो शायद जब दोनों देश एक हो जाएं या ये इस उपमहाद्वीप के बिखरे हुए देश एक हो जाएं तब शायद ये लिखना बंद हो, लेकिन ये लिखा जाएगा और उसकी पीड़ा निरंतर जो है इस उपमहाद्वीप को साल रही है। मैं एक तरह से जो है वो रिवेंज एंड रिकॉन्सिलेशन करके एक बहुत अच्छी किताब है राजमोहन गांधी की, जिसका जिक्र करके हुए मैं इन दोनों किताबों पर बातचीत शुरू करूंगा। उन्होंने कहा है कि इस उपमहाद्वीप में विभाजन में मारे गए 10 लाख लोगों की अतृप्त आत्माएं आसमान में मंडरा रही हैं और उन आत्माओं को तब तक शांत नहीं मिले, वह आत्माएं तब तक शांत नहीं होंगी जब तक इस उपमहाद्वीप का विवाद शांत नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे हमारा उपमहाद्वीप बहुत जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिडन है। आप बांग्लादेश से लेकर के और अपने देश तक उस कॉन्फ्लिक्ट को देख सकते हैं। इस संदर्भ में जो है एक किताब हम लोगों ने चुनी, क्या देश का विभाजन अनिवार्य ही था। ये भवानी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी की किताब है। बंगाल के एक शोधकर्ता गांधीवादी लेखक हैं जिन्होंने तिथियों पर ज़्यादा जोर ना देते हुए तमाम घटनाओं से उन टेंडेंसीज को निकालने की कोशिश की है, जिसमें हमारे जो रहनुमा थे, चाहे वो गांधी रहे हों, चाहे मौलाना आज़ाद रहे हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे सरदार पटेल रहे हों, चाहे जिन्ना रहे हों और चाहे लॉर्ड माउंटबेटन और वावेल रहे हों, इन तमाम लोगों के जो संवाद हैं, बहसें हैं, एक दूसरे से जो है वो बार्गेनिंग है, उन सारी चीज़ों को रखते हुए उस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को और उसकी रीजनिंग को इन्होंने ट्रेस किया है कि क्या स्थितियां थीं जब भारत का विभाजन होने को था और हमारे लोग उसको रोकने में क्यों विफल रहे। दूसरी किताब जो है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हिस्ट्री विभाग में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे, जो एक तरह से हिस्टोरिकल सोशोलॉजी या सोशोलॉजिकल हिस्ट्री कह सकते हैं उसको आप, सतीश सब्बरवाल जी। उनका बड़ा अजीब सा करियर रहा है सतीश सब्बरवाल जी का। वो पहले जो है एकेडमिक्स में नहीं थे, फिर अपनी शोधपरक वृत्तियों के नाते एकेडमिक्स में आए और फिर उन्होंने बहुत गंभीर काम किया। और वो लाहौर में किसी अपने मित्र से मिलने गए थे, तो वो प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे विद्यार्थियों से मिल लीजिए। तो वो गए तो विद्यार्थियों ने पाकिस्तान के विद्यार्थियों ने कहा कि हम लोगों ने सुना है कि भारत और पाकिस्तान के समाज में बहुत कुछ साझा है, बहुत कुछ कॉमन है, फिर भी क्यों बंटवारा हो गया। तो वो इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं दे पाए, सोचते रहे। और आज भी हम लोग उनका टेलीविज़न देखें, उनके लोगों की बातचीत सुने, अपनी बातचीत सुने, तो लगता है बहुत कुछ साझा है। उनकी शायरी, उनकी जो है उनका साहित्य और उनका जो है वो बोली भाषा, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी बहुत गहरी खाई है। उस खाई की क्या वजह हैं, तो उसमें वो गहराई से जाते हैं। और स्पाइरल्स ऑफ कंटेंशंस, व्हाई इंडिया वाज पार्टीशन इन 1947। तो इस तरह से दूसरी किताब ये है, एक किताब हिंदी में है, एक किताब अंग्रेजी में है। दोनों किताबों की जो एक तरह से जो है वो जो बेसिक्स हैं वो मैं थोड़ा ज़रूर आप लोगों को संकेत कर देना चाहता हूँ कि जो बेसिक प्रमाइस है, ये किताब जो है वो भवानी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी की किताब क्या भारत का विभाजन अनिवार्य ही था। ये किताब बेसिकली जो है वो बांग्ला में लिखी गई थी और इस किताब को
स्वयं ही जो है लेखक ने अनुवाद किया है बांग्ला से हिंदी में। तो जैसा कि हमारे बांग्ला भाषी लोगों की हिंदी होती है, तो उसमें उस हिंदी की झलक है। और हमारे सर्व सेवा संघ ने इस किताब को प्रकाशित किया है, तो उसमें भाषा संबंधी जो चीज़ें हैं वो सामान्य पाठक को पढ़ने में आएंगी। जैसे कि हम लोग राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हैं बार बार, जो नेशन के लिए करते हैं। बांग्ला के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जाति शब्द या जातीयता शब्द जो है, जातीयता राष्ट्रीयता के लिए इस्तेमाल होती है, और जाति जो है वो कौम के लिए और नेशन के लिए होती है जो है, जैसे बांग्ला जाति और बांग्ला जो है वो भी इस तरह से। तो वो उन्होंने बार बार उन शब्दों का प्रयोग किया है। हिज्जे संबंधी भी दिक्कतें हैं, अगर मुझे इसको एडिट करना होता तो मैं थोड़ा सा इसको जो है, जो बोलचाल की आम फहम हिंदी इलाके की भाषा है उसमें करता, लेकिन इसके 6 एडिशंस आ चुके हैं। 1996 में पहली बार ये किताब छपी, उसके बाद जो है वो फिर उसके 5-6 साल बाद जो है किताब फिर हिंदी में अनुवाद होकर के छपी, और लगातार जो है 2025 में इसके जो है वो एक तरह से 6ठा एडिशन आया है। तो इसकी लोकप्रियता, इसकी पठनीयता इससे प्रमाणित होती है। ये भी किताब काफ़ी पढ़ी जाती है, और ये वो एक तरह से विभाजन के बड़े समाजशास्त्री माने जाते हैं सतीश सब्बरवाल। भवानी प्रसाद चट्टोपाध्याय की किताब ये कहती है संक्षेप में कि जो भारत में जो फ्रीडम मूवमेंट था, फ्रीडम मूवमेंट में एक तरह से 2 काम चल रहे थे। एक तो पॉलिटिकल फ्रीडम, एक सोशल फ्रीडम, यानी सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल जो है वो लिबरेशन। दोनों के बीच में जो है वो गैप था, और वो गैप फिल नहीं किया गया। और उस गैप के फिलिंग ना होने के नाते जो है वो जब एक तरह से जो है जो इंडियन नेशनलिज्म की जो दीवार खड़ी की गई वो रेत पर खड़ी हुई। भारतीय समाज उसके लिए तैयार नहीं था। भारतीय समाज जो है वो बहुत विभाजित था, तमाम तरह के जो है इसमें मतभेद विभेद ऑलरेडी बने हुए थे, और उसके ऊपर नेशनलिज्म की एक जो है दीवार या इमारत आरोपित की गई, जो कि खड़ी नहीं हो पाई, 47 तक आते आते क्रैक कर गई। तो ये इनका कहना है, और लगातार जो है इस पर मैंने भी निरंतर लिखा है। मेरा ये मानना है कि 2 धाराएं हैं हमारे जो है वो एक तरह से 19th और 20th सेंचुरी में। वो धाराएं ये हैं कि एक सोशल रिफॉर्म की स्ट्रीम है, और एक जो है वो पॉलिटिकल रिफॉर्म या जो है पॉलिटिकल लिबरेशन की स्ट्रीम है। दोनों एक दूसरे से 36 का आंकड़ा करके खड़ी हुई हैं। दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन मानती हैं। अगर उनके बीच में 63 का आंकड़ा होता तो शायद स्थिति कुछ भिन्न होती, ऐसा जो है हम लोगों को लगता है। बाकी इतिहास में कयास चलते हैं, ऐसा होता तो ये होता, ऐसा होता तो ये होता। ये खाली जो है वो कल्पनाएं हैं। जो हो गया वो हो गया, इतिहास वही है हमारे सामने, वही स्थितियां हैं। ये जो है भवानी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी का कहना है कि अगर समाज में समाज सुधार होता, समाज में जो है जातिगत भेदभाव मिटता, समाज में जो सांप्रदायिक भेदभाव है वो मिटता, लैंगिक भेदभाव मिटता, जो वर्गीय भेदभाव है वो मिटता। यानी एक तरह से कहना चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन जिसको तमाम लोग कहते हैं, अगर इंडियन सोसाइटी में हुई होती तो शायद सोसाइटी का इस तरह का डिवीज़न न होता। लेकिन लिबरेशन, पॉलिटिकल लिबरेशन वालों को जल्दी थी, और दूसरी स्ट्रीम पीछे छूट गई। अंबेडकर और गांधी कन्फ्रंटेशन करते हुए दिखे, और आखिर में वो बात बड़ी अजीब सी लगती है। जो कैम्ब्रिज स्कूल के जो हिस्टोरियन हैं अनिल सील जो बात कहते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई दरअसल आज़ादी की लड़ाई थी ही नहीं। यहाँ पे विभिन्न समूह अपने अपने लिए सत्ता मांग रहे थे ब्रिटिशर से, उनकी एक खींचतान चल रही थी। इससे ज़्यादा कहीं कोई देशभक्ति, कोई लड़ाई भारत में दिखती नहीं। हम लोग उससे एग्री नहीं करते, लेकिन उसके रिफ्लेक्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं इसमें जो है। दूसरी किताब जो है वो स्पाइरल्स ऑफ कंटेंशंस, ये थोड़ी अजीब दृष्टि से है। मतलब जो है वो इसकी दृष्टि ये है कि वो बहुत खुल करके तो इस बात को नहीं कहते वो, लेकिन वो 19th सेंचुरी में जो इंडिया इमर्ज कर रही है, जो 20th सेंचुरी में जो इंडिया की तस्वीर बन रही है, उसको एनालाइज करते हुए वो एक अलग बात कहते हैं, जिसको कि मैंने अध्ययन के दौरान पकड़ने की कोशिश की है। वो उसमें संकेत ये कहते हैं कि जो मॉडर्न नैरेटिव खड़ा हो रहा है, जो मॉडर्न जो है मीडिया खड़ा हो रहा है, जो मॉडर्न पॉलिटिकल डिबेट्स खड़ी हो रही हैं, उसमें जो है वो जो कास्ट सिस्टम है, उस कास्ट सिस्टम को बहुत लुक डाउन किया जाता है। और ये जो है अगर आप पढ़िए तो मॉडर्न मीडिया ने नेशनलिज्म डेवलप भी किया है, और मॉडर्न मीडिया ने नेशंस को तोड़ा भी है।
मॉडर्न मीडिया। और आज तो आप देख ही रहे हैं, लग रहा है कि ये मीडिया देश को तोड़ करके ही मानेगा। हमारे एक मित्र तो जो है वो रवीश कुमार जी बार बार अपने चैनल पे कहते भी हैं कि लगता है कि लोकतंत्र को ख़त्म करने का ठेका ले रखा है मॉडर्न मीडिया ने। तो सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक, इसमें 2 किताबों का उल्लेख मैं करना चाहूँगा आप लोगों से। एक तो अंडरस्टैंडिंग मीडिया, ये मार्शल मैकलुहान की किताब है, और इसको अगर आप पढ़ेंगे तो मीडिया के इमर्जेंस के साथ जो है किस तरह से मॉडर्निटी आ रही है, किस तरह से नेशन बिल्डिंग हो रही है, किस तरह से जो है समुदाय बन रहे हैं, नए नए जो है वो एक तरह से जो है वो आइडेंटिटीज़ फॉर्म हो रही हैं, अस्मिताएँ बन रही हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। दूसरी किताब है बेनेडिक्ट एंडरसन की द इमेजिन्ड कम्युनिटी, जो संभवतः 96 वगैरह में आई हुई किताब है। वो किताब कहती है कि ये जो नेशंस बने हैं, ये नेशंस बेसिकली एक काल्पनिक समुदाय हैं, अपने आप में कोई जो है एक ठोस स्ट्रक्चर नहीं होते नेशन जो है। और सचमुच दुनिया भर में आप पढ़िए तो नेशन को डिफाइन करने में मार्क्सिस्ट लोग नेशन को जो है वो नेशन की परिभाषा को खारिज करते हैं, लेकिन किसी न किसी परिभाषा को जो है एक्सेप्ट करते हैं। और ह्यूमन सोसाइटी के बारे में मेरा ये कहना है कि नेशन जो है वो उसके लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन अब मुश्किल यह है कि उसके बिना जो है वो दुनिया चलती भी नहीं। वो एक ऐसी यूनिट है जो एक अनिवार्य बुराई के रूप में मौजूद है। वो अगर बहुत जो है वो एक तरह से जो है उस पर एम्फेसाइज करो तो दुनिया टूटने लगती है, और ना एम्फेसाइज करो तो दुनिया का जो है काम ही नहीं चलता उसके बिना। तो जो लोग उसको रिडिक्यूल करते हैं नेशन को, वो भी बाद में किसी न किसी रूप में अडाप्ट कर लेते हैं, चाहे सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे चाइना रहा हो। तो सतीश सब्बरवाल एक बात कहते हैं कि जो 19th सेंचुरी में जो रिफॉर्म शुरू हुआ और जो 20th सेंचुरी तक चल रहा है, उस रिफॉर्म ने इंडियन सोसाइटी का प्री कॉलोनियल पीरियड में जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। और उस स्ट्रक्चर के तोड़ने से ये हुआ कि इंडियन सोसाइटी में लोगों को एडजस्ट करने का एक तरह से जो इनर जीनियस था, वो इनर जीनियस ख़त्म हो गया। अब वो एक कॉम्पिटिटिव और कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड सोसाइटी बन गई, जिसमें मल्टीपल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं। कास्ट सिस्टम की बहुत बुराइयां थी, लेकिन कास्ट सिस्टम मल्टीपल लेयर्स में तमाम आक्रांताओं को, तमाम इन्वेडर्स को, बाहर से आने वाले तमाम लोगों को किसी न किसी लेवल पर एडजस्ट कर लेता था। और वो एक तरह से चीज़ें इंडियन सोसाइटी की चलती थी। इसका मतलब ये नहीं कास्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते थे इंडियन सोसाइटी में, जो है प्री ब्रिटिश पीरियड में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते थे। उसका भी वर्णन उन्होंने किया सतीश सब्बरवाल ने कि मेडिवल पीरियड के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको भी उन्होंने उठाया है। लेकिन मेडिवल पीरियड में एक तरह से ब्रॉडर कम्युनिटी फॉर्मेशन, ब्रॉडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन उस रूप में नहीं था जो 19th सेंचुरी में बनना शुरू हुआ, और वो कॉन्फ्लिक्ट रिडन होता चला गया। इसके लिए वो सिंबॉलिकली जिन चीज़ों को लेते हैं, सिंबॉलिकली एक तरफ वो जो है वो जो मुग़ल साम्राज्य का जो डिक्लाइन है, उस डिक्लाइन से उस चीज़ों को शुरू करते हैं और ब्रिटिशर्स के आगमन को जोड़ते हैं। और उसके बाद जो है जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं, उन कम्युनिटीज़ में हिंदू और मुस्लिम जो मेजर कम्युनिटीज़ हैं, उनमें मल्टीपल लेयर्स पर जो कंपटीशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कहते हैं कि जो है बंगाल में जो है वो क्या किया कि जो एक तरह से मौलवी लोग थे, वो लोग गए और वहाँ के जो पहाड़ों पर जंगलों में रहने वाले लोग थे, उनको उन्होंने तैयार किया कि तुम लोग जंगलों को काटो और खेती करो। और इस अभियान में उन्होंने उनका इस्लामाइजेशन किया और उनको अपनी कम्युनिटी में उन्होंने जोड़ा जो है। तो इस तरह से बंगाल में उन्होंने किया। पंजाब की बात वो करते हैं तो पंजाब में कहते हैं कि जो एक तरह से जो है वो जो संपन्न समुदाय था वो हिंदू समुदाय था। वो लैंडलॉर्ड्स थे, वो जो है एक तरह से मर्चेंट्स थे, और जो पीजेंट कम्युनिटी थी, जो दूसरे तरह के समुदाय थे, वो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी से थे। तो उनके बीच का अपना अलग कॉन्फ्लिक्ट था। मोपाला विद्रोह की जो बात करते हैं, जो कि केरला में होता है, गांधी के जो है वो एक तरह से असहयोग आंदोलन के समय पर भी ही होता है। और उसमें जिन लोगों ने विद्रोह किया था वो पीजेंट मुस्लिम कम्युनिटी के थे, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जिनका स्ट्रगल था। तो उसमें जो भी हुआ उसको आज जो प्रेजेंट किया जाता है वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। इनका कहना ये है कि जो ये मॉडर्निटी के साथ जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन शुरू हुआ, उसमें ये हुआ कि एक तरफ हिंदू कम्युनिटी अपने जो है वो ओरिजिन्स की ओर,
अपने जो है वो एक तरह से सेल्फ कम्युनिटी प्राइड की ओर, रिलीजियस प्राइड की ओर जाने लगी। दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी भी जो है अपने जो है एक तरह से अपनी प्राइड की तलाश करने लगी। और उस तलाश के रूप में जो चीज़ें सामने आईं वो चीज़ें ये सामने आईं कि कहीं पर दारुल उलूम देवबंद फार्म हो रहा है तो कहीं पे आर्य समाज फार्म हो रहा है, और उनके अपने अपने पोलराइजेशन के, अपने कॉन्फ्लिक्ट के तमाम चीज़ें सामने आती हैं। दारुल उलूम देवबंद की फॉर्मेशन की बात शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन सतीश सब्रवाल ने जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया है, मेरी थोड़ी असहमतियां भी हैं, लेकिन फिलहाल जो है क्योंकि देवबंद की भूमिकाएं भिन्न भिन्न रही हैं। देवबंद को जो है वो एक तरह से मौलाना राशिद साहब ने जिन्होंने बनाया था, और एक दो लोग थे, कासिम ननोतवी थे, वो लोग दरअसल जो है वो शाह वलीउल्लाह के शिष्य थे। शाह वलीउल्लाह वो हैं जिन्होंने दिल्ली में जो दिल्ली गेट है जहाँ आजकल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, उसके पीछे मदरसे रहीमिया की स्थापना की थी, और वो 18वीं सेंचुरी में हुए हैं। उन्होंने मदरसे रहीमिया बनाई थी इसलिए कि ये जो मुग़ल सल्तनत है उसका डाउनफॉल हो रहा है, और अब इसके रिवाइवल के लिए इस्लाम की जो प्योर टीचिंग्स हैं उधर हमको जाना चाहिए, वरना जो है ये जो शासक हैं वो पतनशील हैं, और इस तरह से जो है वो जो मुग़ल एम्पायर है अब वो रिवाइव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें जो मौलवी हैं, उलेमा हैं, उनको बहुत ज़्यादा शासन के साथ जो है वो आपको नज़दीकी बनाने की बजाय अपनी स्वतंत्र अहमियत बनानी चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो शाह वलीउल्लाह ने किया, लेकिन शाह वलीउल्लाह जो है 18वीं सेंचुरी में थे, और मेरे ख्याल से 1760 में उनकी डेथ हो गई, वो ज़्यादा समय तक नहीं रहे। तो ये दो लोग जो बाद में निकले वो उनके मदरसे रहीमिया से ही निकले थे, जो कि 1857 के मूवमेंट में भी शामिल थे, और बाद में इन्होंने क्या किया कि देवबंद की स्थापना की, जिसमें उनको लगा कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो यूरोपियन एजुकेशन है, इससे अलग अपनी आइडेंटिटी के लिए, इस्लामिक आइडेंटिटी के लिए हमको एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, और उस इंस्टीट्यूशन में इस्लाम की प्योरिटी के लिए हमको जो है एक तरह से जो है वो एक नैरेटिव खड़ा करना चाहिए, और वो उन्होंने किया। एक तरह से बरेलवियों के भी स्कूल दूसरे चले, वो सैयद अहमद ने बरेलवी का मामला किया, अच्छा वो कासिम ननोतवी और राशिद ने जो है वो देवबंद की स्थापना की, वो चीज़ें चली। तो लेकिन देवबंद जो है के बारे में अभी आज तक तमाम डिबेट होती है, और डालरिम्पल भी अपनी डिबेट में देवबंद को लाते हैं कि देवबंद ने जो है वो एक तरह से आज जो दुनिया भर में जो है वो तालिबान और अलकायदा का जो नेटवर्क है उसमें देवबंद का बड़ा रोल है, देवबंद के टीचर्स का, मौलवियों का। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो देवबंद का मैं इसलिए भी जो है देवबंद के लोगों से मेरी मुलाकातें होती हैं, तो मैं उनको कहता हूँ भाई जो है कि आप लोग तो आप लोगों का जो इतिहास है वो पैट्रियटिज़म का इतिहास है, फ्रीडम मूवमेंट से आपका एक वास्ता रहा है, और जो है वो किताब भी मैंने पढ़ी थी, नाम नहीं ध्यान आ रहा, किसी मुस्लिम महिला की ही है, मौलवीज़ ऑफ देवबंद करके। तो वो कई एक सीरीज़ है, जिन्होंने कांग्रेस में भी रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया है, जेल भी गए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान बनाए जाने का विरोध भी किया था देवबंद ने। ये भी देवबंद की एक विशेषता है। लेकिन सतीश सब्रवाल देवबंद की स्थापना को एक मुस्लिम प्योरिटी और पोलराइजेशन और आइडेंटिटी फॉर्मेशन और प्योर इस्लामिक आइडेंटिटी फॉर्मेशन से जोड़ करके देखते हैं, जहाँ पर जो है एक तरह से ये चीज़ें नहीं हैं कि जो है वो आप मज़ार चले जाइए, आप दरगाह चले जाइए, इस्लाम की जो प्योर टीचिंग से उधर रहिए आप। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ज़मींदारों ने, बहुत सारे मुस्लिम व्यापारियों ने पैसा दिया, और तब देवबंद की एक इंटरनेशनल रिप्यूट बना। डालरिम्पल उसको दूसरे तरह से पेश करते हैं, मैं उस तरह से नहीं पेश करता हूँ। लेकिन सतीश सब्रवाल ने देवबंद की भूमिका को इस तरह से देखा है कि मुस्लिम आइडेंटिटी फॉर्मेशन इस देश में होने लगा देवबंद के प्रभाव में। एक तरफ बरेलवी स्कूल था, उसके प्रभाव में एक तरफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन होने लगा, और दूसरी तरफ जो है वो एक जो आर्य समाज के प्रभाव में आइडेंटिटी फॉर्मेशन होने लगा। और आर्य समाज का प्रभाव बंगाल में चाहे बंकिम चंद्र का जो है वो की अपनी राइटिंग रही हो, बंकिम चंद्र की जो चीज़ें रही हों, उसके प्रभाव में जो है वो हिंदू आइडेंटिटी फॉर्मेशन, एक डिफरेंट हिंदू आइडेंटिटी फॉर्मेशन होने लगा, जो कि हिंदुओं की स्थिति को एनालाइज करते हुए कहते हैं कि हिंदू जो है वो बेसिकली जो यूरोपियन एजुकेशन है,
जो इंग्लिश एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उससे ये लोग बहुत तेज़ी से जुड़े और बहुत जल्दी जल्दी इन्होंने जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी है उसमें अच्छे पद प्राप्त किए। जबकि इस्लाम के साथ या मुस्लिमों के साथ ये था कि पहले जो उनके स्कूल थे, उनके जो मदरसे थे, जैसे कि जो है वो लखनऊ का फिरंगी महल है, अब वो बड़ा पुराना जो है वो एक तरह से इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो उसको तो औरंगज़ेब ने भी ग्रांट दिया था तमाम लोगों ने, वहाँ से लोग पढ़ते थे और जो मेडिवल ब्यूरोक्रेसी थी उसमें लोग थे। लेकिन जब अचानक इंग्लिश एजुकेशन आई तो ये एजुकेशन जो उर्दू में चल रही थी, जो पर्शियन में चल रही थी, वो इरेलीवेंट होने लगी। तो उसमें तेज़ी से जो स्विच ओवर करने वाले थे, वो स्विच ओवर करने वाले लोग जो है वो हिंदू थे। और चूँकि 1857 में इस्लाम के मानने वालों ने, मुसलमानों ने बहुत वेहमेंटली और बहुत जो है एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको एलिनेट करने की भी कोशिश की। और मैं इस बात का जिक्र लोग कम करते हैं, लेकिन जो है वो मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि 1857 में शेर अली नाम का एक वहाबी था, जिसने अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में वायसराय लॉर्ड मेयो को उसने पटक के जो है गिरा दिया और छुरा ले करके उनकी छाती पे घोंप दिया और मार डाला। तो वो 1857 में उसने पार्टिसिपेट किया था शेर अली ने। अब उसको हम अपना देशभक्त माने, पैट्रियाटिक माने, हीरो माने, क्या माने, हम तो मानते हैं। बाकी जो है ये जो आजकल देशभक्ति का नया दौर चला है, ये लोग शेर अली का कभी जिक्र नहीं करते। और लेकिन दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे हिंदू थे और जो एक तरह से हिंदू रेनेसा की बात कर रहे थे, जिसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र तक तमाम नाम आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, वह लोग उन लोगों को एक तरह से एक गलत तरह से प्रस्तुत कर रहे थे। और उस गलत प्रस्तुतियों में मुझे तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की वो राइटिंग याद है, जिसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने ये लिखा है शेर अली के बारे में कि अच्छा उसने वायसराय को मार डाला और ये ठीक है, अब उसको जो है पकड़ो और उसके शरीर पर जो है सूअर की चर्बी मलो और उसको जो है वो फांसी दो, फिर जला दो। तो इस तरह का जो है इतना मतलब जो है, अब ये प्रो ब्रिटिश एटीट्यूड था या वहाबियों के खिलाफ था या जो इस्लामिक जो है वो पैट्रियटिज्म था उसके खिलाफ था, लेकिन ये तमाम जो है स्पाइरल्स ऑफ कंटेंशंस आपको जगह जगह दिखाई पड़ेंगे। सुदीप्तो कविराज को मैं पढ़ रहा था। सुदीप्तो कविराज बंकिम चंद्र चटर्जी को डिफेंड करते हैं और वो कहते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी की मुश्किल ये थी कि वो उनके पिता ने, उनके भाई ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा था, तो अब उस कर्ज को उनको मतलब पूरा करना था, तो नौकरी करना उनकी मजबूरी थी। वो डिप्टी कलेक्टर थे और इसलिए मजबूरी थी। तो वो ऊपर से तो जो है वो कॉलोनियल पॉलिसीज़ को, कॉलोनियल जो है नैरेटिव को सपोर्ट करते थे और वो उनके भीतर तक जो है उनकी पढ़ाई लिखाई करते थे, लेकिन भीतर से वो देशभक्त थे और वो इस बात से परेशान थे कि जो है वो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का डोमिनेशन चल रहा है। अब ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन आनंद मठ तो मैं उस रूप में नहीं देखता, क्योंकि आनंद मठ का जो निरूपण है उनका, वो सन्यासी विद्रोह जो है जो 1763 में हुआ और 1780 तक चला, उस सन्यासी विद्रोह में जो है तो हिंदू सन्यासी भी थे, मुस्लिम सन्यासी भी थे, लेकिन आनंद मठ में जो है हिंदू सन्यासी का ही प्राधान्य है, मुस्लिम सन्यासियों का चित्रण नहीं है। तो उन्होंने एक रियल हिस्ट्री को एक कंकॉक्टेड हिस्ट्री के रूप में प्रेजेंट किया और उससे एक डिफरेंट नैरेटिव चलाया, जिसमें आजकल हम लोग फंसे हुए हैं कि वंदे मातरम गाओगे नहीं गाओगे, पूरा गाओगे कि आधा गाओगे, लेकिन उसकी पूरी जो कहानी है उससे हम परिचित नहीं हैं, इसलिए हम उस डिबेट में उलझ करके रह जाते हैं। तो जो बंगाली जो है इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बंगाली इंटेलेक्चुअल्स बंकिम को डिफेंड करते हैं इस तरह से, सुदीप्तो कविराज वगैरह। हालांकि बंकिम के तमाम जो है लेयर्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के, पर बंकिम ने एक नैरेटिव डेवलप किया और बंगाल का भी जो नैरेटिव चल रहा था एक तरह से जो है वो एक रियल कैरेक्टर है विश्व बांधो उपाध्याय जो है, बंधु बांधो है या विश्व बांधो हैं, थोड़ा नाम मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो टैगोर का जो उपन्यास है घरे बाहरे, उसमें भी एक कैरेक्टर के रूप में आते हैं। और हिंदुत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग सावरकर से पहले भी उन्होंने किया था। तो एक नेशनलिज्म का नैरेटिव आपके बंगाल से चल रहा है और बंगाल में दूसरी तरफ जो है, जो मौलवियों के प्रभाव में जो पीजेंट्स बने हैं, जो एक तरह से जो है जो कभी आदिवासी हुआ करते थे, जो कभी जंगलों में रहते थे, वो इस्लाम ग्रहण करते जा रहे हैं और उनको जो है वो लोग अपने इस्लामिक दायरे में शामिल करते जा रहे हैं। लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि बंगाल का जो भद्रलोक है, बंगाल का जो हिंदू कम्युनिटी है, जो जमींदार है, जो एजुकेटेड है, उसके मुकाबले वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। ये उनके साथ दिक्कतें हैं जो है।
तो बंगाल से नैरेटिव चल रहा है। दूसरी तरफ जो है वो एक तरह से जो है वो एक नैरेटिव जब वो आर्य समाज की स्थापना से दयानंद सरस्वती के माध्यम से वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू लोग जो है। और दयानंद सरस्वती का आगमन, दयानंद सरस्वती जो है वो बंगाल गए थे, दयानंद सरस्वती जो है वो बनारस भी गए थे, लेकिन वो प्रभाव वो नहीं छोड़ पाए जो उन्होंने पंजाब में, हरियाणा में, और पंजाब मतलब जो है ये बृहत्तर पंजाब जो था, जो कि पाकिस्तान में भी चला गया, वहाँ पर जो दयानंद सरस्वती ने अपना प्रभाव छोड़ा। दयानंद सरस्वती का आख्यान ये है कि भाई बैक टू वेदास, और हमारे जो ग्रंथ हैं वो जो है एक तरह से श्रेष्ठ हैं। दयानंद सरस्वती ने निश्चित तौर पे जो है अपना एक काम ये किया कि एक तरह से जो है वो हिंदू समाज में जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा, तमाम पाखंड, तमाम आडंबर, इसके खिलाफ एक अभियान चलाया, वो उनका मामला है। लेकिन वो उनका दूसरा जो मामला है, वो दूसरा मामला ये है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है वो जिसको कि ये लाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो सनातन धर्म के रीति रिवाजों के खिलाफ जो है वो कड़ाई से बोलता है, लेकिन उन्हीं के खिलाफ नहीं बोलता, वो सिखों के खिलाफ भी बोलता है, वो इस्लाम और ईसाइयत के खिलाफ और कड़ाई से बोलता है। तो वो एक पोलराइजेशन क्रिएट करते हैं दयानंद सरस्वती और उनकी टीचिंग्स के लिए जो है। दयानंद सरस्वती का प्रभाव जो है वो हरियाणा में और पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में इसलिए बना कि जो है वो एक तरह से जो वहाँ के जाट जो हिंदू थे वो जमींदार वगैरह थे, और जो हिंदू मर्चेंट्स थे वो लोग थे, और वो कहीं ना कहीं जो है वो तबलीगी जमात और इन सारी चीज़ों से जो है वो एक राइवलरी भी महसूस करते थे। और ये लोग लेकिन उनके जो है एक तरह से पीजेंट्स के रूप में ही थे, और वो लोग लैंडलॉर्ड्स की भूमिका में थे। उन्होंने एक तरह से जो है वो अपने को रीअसर्ट करने के लिए, रीग्रुपिंग के लिए एक आर्य समाज को अपनाया, और आर्य समाज ने सनातन समाज में या हिंदू समाज में सुधार के अलावा जो एक दूसरा काम किया, वो काम था शुद्धि का काम जो है। शुद्धि मतलब रिकन्वर्जन का काम किया था आर्य समाज ने। और शुद्धि का काम जो यह था कि जो घर वापसी जिसको आजकल के टर्म में कहते हैं, जो हिंदू इस्लाम ग्रहण कर लिए हैं उनको आप वापस जो है वो लाएंगे हिंदू धर्म में। और इस तरह से जो है ये कॉन्फ्लिक्ट एक जो है वो मेजर कॉन्फ्लिक्ट पंजाब में इस रूप में पैदा होता है, जो कि हरियाणा, पंजाब और जो पाकिस्तान में पंजाब चला गया है, ये पोलराइजेशन उधर इस रूप में होता है। बंगाल का पोलराइजेशन एक दूसरे रूप में होता है, और वो पोलराइजेशन और तीखा हो जाता है जब 1905 में बंग भंग होता है, बंगाल का विभाजन होता है। और बंगाल के विभाजन में वो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो थोड़ा सा हिंदुत्ववादी नैरेटिव है वो तेज़ी से इमर्ज करके आता है, और तमाम क्रांतिकारी अनुशीलन समिति के लोगों से लेकर के तमाम लोग जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर और सारे लोग वो वंदे मातरम गीत गाते हुए और बंकिम की नैरेटिव से प्रेरणा लेते हुए सड़कों पे उतरते हैं। और जब 1911 में बंग भंग जो है वो एक तरह से समाप्त किया जाता है, तो इससे मुस्लिम्स जो है बहुत दुखी होते हैं और अपने को रिसीविंग एंड पे पाते हैं वो लोग जो है। इधर पंजाब की तरफ जो चीज़ें चल रही हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से, ठीक है, हिंदू वर्ण व्यवस्था को कमज़ोर करो, स्त्री शिक्षा का मामला करो, लेकिन उसी के पैरेलल ये जो शुद्धिकरण और एक तरह से जो है, और दूसरी तरफ से जो है वो इस्लामिक सोसाइटी की रक्षा का जो अभियान चल रहा है, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट जो है एक कन्फ्रंटेशन क्रिएट करते हैं। और वो कन्फ्रंटेशन जो है वो सोसाइटी को कंटेंशंस की ओर ले जाता है, और उन कन्फ्रंटेशंस पर जो रूलर्स हैं, जो कॉलोनियल रूलर्स हैं, वो अपने गेम को प्ले करते हैं। और उस गेम को प्ले करने के साथ साथ इनका कहना, सतीश सब्बरवाल का, जब सोसाइटी जो है जगह जगह कन्फ्रंटेशंस में डिवाइड हो जाती है, कन्फ्रंटेशंस के कई लेवल हैं, सिंबॉलिक लेवल है, सोसाइटल लेवल है और फिजिकल लेवल है। सिंबॉलिक ये है कि भाई वंदे मातरम गाते हो, नहीं गाते हो, तिरंगा लहराते हो, नहीं लहराते हो, गाय को पूजते हो या नहीं पूजते हो, और जो है इसके अलावा जो है वो मस्जिद के सामने से संगीत बजाओगे नहीं बजाओगे, या कोई जो है वो ईद के दिन हम वहीं जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ये सब सिंबॉलिक कन्फ्रंटेशन है। सोसाइटल कन्फ्रंटेशन ये है कि सोसाइटी के लेवल पर जो है जो चीज़ें चल रही हैं कि नंबर्स इंक्रीज करो। चूँकि ब्रिटिशर्स जो है वो 1909 से ही
एक तरह से जो है वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम वो लागू करना शुरू कर दिया था उन्होंने। नीचे के लेवल पर जो है म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों में जगह जगह वो चीज़ें शुरू हो गई थी, और वो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट को तो गांधी ने भी मान लिया, लेकिन जो है वो शेड्यूल कास्ट के सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं माना। यही कन्फ्रंटेशन अम्बेडकर और गांधी बार बार करते थे। अम्बेडकर कहते भी थे कि आपको जो है आपको उन माइनॉरिटीज़ की चिंता है लेकिन इन माइनॉरिटीज़ की चिंता नहीं है। तो कई लेवल पर जो कंटेंशंस हैं वो इस तरह से चल रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर रहा है कॉलोनियल रूलर आपको फ्रीडम देने के नाम पे, वो आपको फ्रीडम तो कितना दे रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन आपके भीतर मेजर कंटेंशंस पैदा कर रहा है। और वो कंटेंशंस ये पैदा कर रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को लगातार लग रहा है कि हमारी शिक्षा दीक्षा इनके बराबर की नहीं है, हमारे पास इकोनॉमिक वेल्थ इनके बराबर की नहीं है, हम नंबर्स में भी कम हैं। तो ये जो सारा सिस्टम आ रहा है, ये सारा सिस्टम जो है हमको एलिनेट कर देगा, हमको साइडलाइन कर देगा। तब उन्होंने दूसरी रणनीतियाँ अपनाई और अलग तरह से बार्गेनिंग और सारी चीज़ें शुरू की, जो एक तरह से जो है एजुकेशन की जो सोसाइटी बनी, उस एजुकेशन सोसाइटी की जो मीटिंग ढाका में हो रही थी, वहाँ पे 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिस एजुकेशन सोसाइटी के मार्फत बाद में एमयू बनता है। और सर सैयद अहमद को एमयू के प्रिंसिपल लगातार इस बात के लिए रोकते हैं कि आप कांग्रेस में मत चले जाना, और जिन्ना को भी कैसे कैसे मैनिपुलेट करते हुए जो है चीज़ें हुई हैं। लेकिन बहुत कुछ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, बहुत कुछ कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा में बहुत सारी चीज़ें एक कॉमन फॉर्म में दिखती भी हैं कि तमाम लोग हिंदू महासभाई भी हैं, कांग्रेस के भी मेंबर हैं, तमाम लोग मुस्लिम लीग हैं, मुस्लिम लीग में हैं, और वो भी जो है वो कांग्रेस में आ रहे हैं। जैसे मौलाना जो है वो पहले मुस्लिम लीग में थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, लेकिन वो फिर जो है कांग्रेस में आए, कांग्रेस के ही होकर के रह गए। लेकिन अब ये दूसरी किताब में जो है मौलाना की जो भूमिका है वो काफ़ी डाउटफुल तरीके से जो है भवानी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने रखी है। मेरे ख्याल से टाइम कितना बचा है अभी है? हाँ ठीक है, 15-20 मिनट। विषय ऐसा है ना कि इसमें तो दिन भर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन तो इस स्पाइरल्स ऑफ कंटेंशंस को ये एजुकेशन में और जो है वो सिंबोलिज्म में, रिलीजन में, कम्युनिटी फॉर्मेशन में, और एक तरह से जो है वो इकोनॉमिक वेल्थ और तमाम चीज़ों के रूप में वो देखते हैं सतीश सब्रवाल जी। और वो 47 तक आते हैं और कहते हैं कि पहले ही इतनी सारी चीज़ें दरारें डाल दी गई थी कि उन दरारों को पाटना मुश्किल हो रहा था। अक्सर आप अपनी बहसों में सुनते होंगे और ये बात बार बार आती होगी कि 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी और किसी राशिद साहब के एक्सट्रीमिस्ट ने किया था। जो है स्वामी श्रद्धानंद के बारे में ये सब बातें बताई जाती हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जो है वो बाबर जमा मस्जिद में जा कर के भाषण देते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, गांधी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल थे, और गुरुकुल कांगड़ी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना, आर्य समाज 2 हिस्सों में बटा, गुरुकुल कांगड़ी वाला जो मामला बना उसमें वो श्रद्धानंद जी ने संभाला। मुंशी राम जो उनका नाम था, पहले जो है अपना वो ओरिजिनल नाम था, फिर वो बाद में सन्यासी बने तो ये हो गया। पर पहले पारिवारिक जीवन वो जी चुके थे, उनके पास पत्नी और बेटे सब थे, उनके पोता पोती भी हैं। तो श्रद्धानंद जी तो एक तरफ तो गांधी के असहयोग आंदोलन में पूरी शिद्दत से पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शुद्धिकरण का भी आंदोलन चला रहे थे। और शुद्धिकरण के आंदोलन के तहत श्रद्धानंद जी ने आगरा में एक मलखान राजपूत होती है जाति जो कि हिंदू से मुस्लिम हो गई थी, उस मलखान राजपूत को 1.5 लाख मलखान राजपूतों को उन्होंने मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट किया। तो ये मेजर कन्फ्रंटेशन, और आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश जो पढ़ेंगे उसमें जो है वो इस्लाम पर बहुत कठोर टिप्पणियां हैं। हमारे तमाम सिख मित्र भी आर्य समाज को मतलब जो है वो हजम नहीं कर पाते। ईसाइयत पर तो है ही, और हिंदू जो पाखंड है उस पर भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, पाखंड खंडनी पताका वगैरह। लेकिन दयानंद सरस्वती का मामला जो है बंगाल में नहीं चला, दयानंद सरस्वती का मामला जो है ईस्टर्न यूपी में नहीं चला। बनारस गए तो बनारस के विद्वान पंडितों से वो शास्त्रार्थ नहीं कर पाए, वहाँ ज़्यादा वो टिके नहीं। बंगाल गए तो बंगाल वहाँ पे जो है जो
एक तरह से एक ये जो प्रार्थना समाज था, नहीं ब्रह्मो समाज था केशव चंद्र सेन का, वहाँ से उनका संवाद हुआ, लेकिन वो भी बहुत प्रभावित नहीं कर पाए। बंगाल से लौट आए, 1872 वगैरह में बंगाल गए थे वो, और शायद उस समय जो है वो रामकृष्ण परमहंस भी जिंदा थे, और रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तित्व बिल्कुल भिन्न था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो शेयर टेरिटरीज हैं, जो साझी विरासत है, वो आपको रामकृष्ण परमहंस में दिखेगी, वो आपको तमाम लोगों में दिखेगी, लेकिन वो साझी विरासत इतनी मजबूत नहीं बन पाई कि वो इस जो है कंटेंशंस की जो विरासत है, कंटेंशंस की जो स्ट्रीम है, इसको तोड़ सके, इसको रोक सके। साझी विरासत बंगाल में इस रामकृष्ण परमहंस के रूप में बन रही थी, जो आप विवेकानंद में भी जिसकी झलकियां देखेंगे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस तो ऐसे व्यक्ति थे जो कि वो 15 दिन जो है हिंदू, 15 दिन मुसलमान और 15 दिन ईसाई, 15 दिन सिख बन करके वो देखते थे कि हमको कैसी फीलिंग आती है, अल्लाह से हमारा संवाद होता है नहीं होता, हमारा जो है वो माँ काली से होता है संवाद नहीं होता, ईसा मसीह से मिलन होता, और सबसे मिल करके आ गए तो सब कहते थे कोई फ़र्क नहीं है। तो ये जो उनका मैसेज था रामकृष्ण परमहंस का, वो मैसेज इट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट मैसेज। वो पढ़े लिखे नहीं थे। आप लोग अगर जो है वो पढ़ेंगे तो एक बहुत सुंदर किताब है जो है वो कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है, वो हिंदी विभाग के हेड थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कल्पतरु की उत्सव लीला। और कल्पतरु की उत्सव लीला जो है रामकृष्ण परमहंस की जीवनी है, जो हिंदी में लिखी गई है। उस जीवनी में जब ज्ञानपीठ में छपने गई जीवनी, तो उसमें जो है पहला वाक्य ही गाली में दिया गया था। तो ज्ञानपीठ वालों ने कहा कि किताब कैसे छपेगी, जिस किताब हम तो जो है वो एक तरह से क्लासिक छापते हैं, अब इसमें पहला वाक्य ही गाली में दुस्साला लिखा हुआ है। तो बोले किताब छपेगी तो ऐसे ही छपेगी कृष्ण बिहारी मिश्र, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो है ऐसे ही बोलते थे, गाली दे के बोलते थे। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, जो आदमी गाली दे के बोल रहा है, वो एक साझी विरासत का एक नैरेटिव खड़ा कर रहा है। और कलकत्ता में वहाँ से उन्होंने कहा भी, हमने सुना है कोई सन्यासी आए थे गुजरात से, गुजराती ब्राह्मण थे, और वो यहाँ सबको गाली दे रहे थे, सारे धर्म को, सबको जो है, और पता नहीं क्या क्या तर्क कर रहे थे, मेरे समझ में नहीं आया। अब तो सुना है उस चले गए। तो केशव चंद्र सेन अपने दूसरे ढंग के वो पढ़े लिखे, और मतलब अंग्रेजी पढ़े लिखे, उनका दूसरा मामला था। तो ये बंगाल की स्थिति थी। लेकिन बंगाल में डिवीज़न के दूसरे जो है वो चीज़ें चल रही थी, वो लैंग्वेज के लेवल पर थी। और लैंग्वेज के लेवल पे ये था कि बांग्ला भाषा को जो है वो आप एक तरह से कैसे बांग्ला भाषा को कैसे संस्कृत निष्ठ करें, और बांग्ला भाषा में कैसे उर्दू, फारसी और अरबी के शब्द रखें। ये डिबेट लंबी है, और ये जो है वो 1905, 1911, 1947 और 1971 इसके जो तमाम डिवीजन्स हैं, इनमें आप इसकी झलकियाँ आप देख सकते हैं। बंगाल को अगर समझना है तो बांग्ला नेशनलिज्म को समझते हुए, क्योंकि दो मेजर नेशनलिस्टिक पॉइंट्स हैं जिन पर डिवीज़न आपका हुआ है। और ये जिन्ना की मांग भी थी कि बाद में, कि हालांकि जिन्ना बंगाल के विभाजन के पक्ष में शुरू में नहीं थे, बहुत बार्गेनिंग कर रहे थे, लेकिन ये हुआ कि जहाँ पर ज़्यादा आबादी जो है वो एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी की है, वो पाकिस्तान बनेगा, और जहाँ पे ज़्यादा आबादी जो है वो हिंदू कम्युनिटी की है, वो हिंदुस्तान बनेगा। यही फार्मूला बाद में निकल करके आया। सुदीप्तो कविराज कहते हैं कि जो बांग्ला लिटरेचर है, वो बांग्ला लिटरेचर बेसिकली जो डिसग्रंटेड बाबूज हैं, ये उन्होंने क्रिएट किया है। कैसे? कुछ जमींदारों ने, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात अलग है, वो एक्सेप्शन है उस तरह से, लेकिन उनका कहना है कि अंग्रेज़ों ने एक ऐसा सेक्शन तैयार किया बंगाल में जिनको कहा कि तुम अंग्रेज़ी भाषा सीख लो और बाकी हमारा दफ्तर का काम करो। उन्होंने कुछ ज़्यादा सीख लिया। उन्होंने जो है वो ग्रीक के जो थिंकर्स थे, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, और जो है वो तमाम लोगों को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने रेनेसा पीरियड के तमाम थिंकर्स को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने जो है शेली और कीट्स और शेक्सपियर सबको पढ़ना शुरू किया, और संस्कृत वगैरह से परिचित थे ही। तो वो अचानक साहित्यकार बनते चले गए। तो उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको दिखाई पड़ेगा जो है बंगाल के तमाम साहित्यकारों में। लेकिन वहाँ पर भंग के माध्यम से, मुस्लिम पीजेंट्री के माध्यम से, मुस्लिम जो
एलीट है या मुस्लिम जो मिडिल क्लास है उसकी कम एजुकेशन के नाते एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा था, जो लैंग्वेज के लेवल पर भी था, जिसको आप क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, और कम्युनिटी फॉर्मेशन के लेवल पर भी जो चीज़ें चल रही थी वो बंगाल में हो रही थी, पंजाब में एक दूसरे फॉर्म में हो रही थी। और कंटेंशंस जो है, जो कम्युनिटी फॉर्मेशन होने लगा, तो हमारे जब सेंसस होने लगे, जब जनसंख्या के आंकड़े आने लगे और जब मतदान का मामला आया, तब संख्या बल का महत्व बढ़ता चला गया। जब सेंसस नहीं होता था, जब जो है मतदान का मामला नहीं था, तब इस तरह से कन्फ्रंटेशन नहीं था। डेमोक्रेसी का हम सब लोग आदर करते हैं, पूछते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की ये लिमिट्स हैं, डेमोक्रेसी के इविल्स हैं, जो वोट की राजनीति में आज दिखाई पड़ रही हैं, जिनको कि हम जो है उस जिसकी जिनेसिस हम वहाँ देख सकते हैं। मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है, मैं डेमोक्रेसी को खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है ये स्कॉलर इस तरह से उन चीज़ों को ट्रेस कर रहा है कि जो एक जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट और सेंसस और टू इंक्रीज नंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी, ये जो कंपटीशन चला शिक्षा के मामले पे। सर सैयद अहमद ने अपना अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल खोला, कहा कि जो है सर सैयद अहमद तो बहुत नाराज़ हुए थे जब 1857 हुआ। उन्होंने कहा ये बज्जाक जुलाहों ने क्या कर दिया है, तुम लोग जो है वो जाहिल हो, तुम लोग उन ब्रिटिशर्स खिलाफ विद्रोह कर रहे हो जो हमको सिखाने पढ़ाने और सभ्य बनाने आए हैं। तो वो पूरा एक मामला चलता है जो है। तो लेकिन बीच बीच में कुछ कॉमनैलिटी के पॉइंट्स आपको दिखाई पड़ते हैं, जिनको कि इन्होंने भी चिन्हित किया है। 1857 पर बहुत फोकस नहीं किया है। मेरी नज़र में वो एक बहुत ज़बरदस्त साझी विरासत का एक अध्याय है, जिसको कि सतीश जी को लेना था, लेकिन शायद उन्होंने लिया नहीं, वो किसी और के लिए छोड़ दिया, या वो नहीं मानते कि वो साझी विरासत का अध्याय बहुत कुछ चीज़ों को होल्ड कर सका, या ब्रिटिशर्स ने उसी साझी विरासत के आधार पर जो है वो डिवाइड करने का संकल्प किया कि ये मेरठ से जो लोग चले हैं, तो मेरठ से जो है एक तरफ नारा लग रहा था अल्लाह अकबर, एक तरफ हर हर महादेव, और दोनों नारे एक साथ लग रहे थे। ये नारे दंगे के लिए नहीं लग रहे थे, ये नारे जो है वो एंटी ब्रिटिश नारे थे, जो ज्वाइंटेडली लग रहे थे। और यही नारा लगाते हुए मेरठ के सिपाही जो है वो दिल्ली आए 10 मई 1857 को, जो है 11 मई को पहुंचते हैं। और जो 80 लोग जिनको सजा हुई थी, उनमें आधा आधा था लगभग रेशियो जो है, 40 हिंदू 40 मुसलमान, इस तरह की स्थिति थी। तो उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन बहुत सारी जो है वो मेरे ख्याल से एक जो एक नाथ का एक नैरेटिव है जो करते हैं। नैरेटिव सोसाइटी में अलग अलग लेवल पे चल रहा है। एक नाथ बहुत बड़े भक्त कवि हैं मराठी के, और उन्होंने एक जो है वो अभंग कहिए या बड़ी रचना की है, जिसमें एक हिंदू एक मुस्लिम दोनों डिबेट कर रहे हैं अपने रिलीजियस तरीके से, और वो डिबेट जो है वो उसको बताते हैं कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स बहुत अलग अलग तरह से, जैसे कि मेयो जो है, मेयो जो है वो पहले राजपूत थे कहते हैं, जो कि मेवात में है, हरियाणा के उसमें है। वो लोग कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन कन्वर्ट होने के साथ साथ उन्होंने अपने जो कस्टम्स थे उन कस्टम्स को नहीं छोड़े थे। सतीश सब्रवाल की किताब में जो कस्टमरी ट्रेडिशंस हैं और जो स्क्रिप्चुअल ट्रेडिशंस हैं, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ठीक ठीक रखते हैं। कस्टमरी ट्रेडिशंस हमको बहुत कुछ यूनाइट रखता है और बहुत शुद्धिकरण की ओर नहीं ले जाता, लेकिन जब उन कस्टमरी ट्रेडिशंस पर हम स्क्रिप्ट्स को लागू करते हैं, टेक्स्ट को लागू करते हैं, वेद को, कुरान को, शरीयत को, हदीस को जब लागू करते हैं, तब सोसाइटी में एक प्योरिटी हम डेवलप करते हैं। एक तरफ मुस्लिम सोसाइटी में असराफ, अजलाफ, अजराल, इस तरह के तमाम डिवीजन्स हुआ करते थे, और वो डिवीजन्स आज के संदर्भ में देखें, मॉडर्निटी के संदर्भ में, तो बुरे लगते हैं, लेकिन उस सोसाइटी को वो रजिस्ट करते थे तमाम तरह के जो है जर्क से, और वो एक तरह से कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को उस लेवल पर नहीं ले जाने देते थे जिस लेवल पर 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी में आया। अब इंडियन सोसाइटी इसको कैसे रिजॉल्व करती,
यूरोपियन इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्निटी और रिफॉर्म से या सेल्फ जो है इन्वेंटेड मॉडर्निटी और रिफॉर्म से, वो कैसे करती, वो एक अलग जो है फिनोमेना है। लेकिन बहुत सारी साझी विरासत, बहुत सारी चीज़ें जिनका जिक्र संक्षेप में करते हैं, कबीर के रूप में आती है और रूप में आती है। लेकिन एक घटना का जिक्र करते हैं जो कि कन्फ्रंटेशन को और बढ़ाता है, कंटेंशन को और बढ़ाता है। वो ये है कि अलवर के जो राजा थे, उन्होंने मेवात के मेवों पर जो है वो बहुत जुल्म किया, उन पे अत्याचार किया और दमन वगैरह की कोशिश की। तब उनका जो रिलीजियस जो है एक तरह से प्रिटेंशन था, रिलीजियस जो एक तरह से जो है डिवोशन था, वो और स्ट्रांग होता चला गया। तब तक वो इस्लाम की फोल्ड में उस तरह से नहीं थे। जिस तरह से रिप्रेशन होने के बाद वो निरंतर उनको लगा कि नहीं, अब तो ठीक है, रक्षा करनी है तो फिर एक आइडेंटिटी बना लो, क्योंकि भैया हिंदू हो तो हिंदू हिफाजत करेगा, मुसलमान हो तो मुसलमान तबलीगी जमात हिफाजत करेगा। इस तरह का डिवीज़न लगातार जो है वो सिंबॉलिक कन्फ्रंटेशन से, सोसाइटल कन्फ्रंटेशन से, फिजिकल कन्फ्रंटेशन से, ये डिवीजन्स इंक्रीज करते चले गए। और उन डिवीजन्स को लेकर के जो बातें मैं 2-4 मिनट में ख़त्म करता हूँ। हाँ, स्पाइरल ऑफ कंटेंशंस पे वो थोड़ा समय अभी छोड़ करके मैं ये भवानी प्रसाद चट्टोपाध्याय की किताब पे आता हूँ। ये किताब पॉलिटिकल है, वो किताब सोशल है। सतीश सब्रवाल जी ये कहते हैं कि जो है ये डिवीजन्स थे सोसाइटी में, लेकिन ये डिवीजन्स जो है वो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की ओर नहीं जाते थे और नेशनलिज्म की वो परिभाषा नहीं थी। और लेकिन जब एक तरह से मॉडर्न कम्युनिटीज़ इमर्ज करने लगी तो मॉडर्न कम्युनिटीज़ की जो है कंपटीशन, उनके कन्फ्रंटेशन, उनकी पावर शेयरिंग की जो इच्छा थी, और एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर एक कॉम्प्लेक्स और एक इन्फीरियरिटी भी डेवलप होती चली गई कि ये एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत जब इस भूभाग पर, उपमहाद्वीप पर लागू होगा तो निश्चित तौर पे सत्ता हिंदुओं के हाथ में रहेगी। आज उनके हाथ में इकोनॉमिक पावर है, आज उनके हाथ में एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल पावर है, और वो पावर जो है वो हमको डोमिनेट करेगी और हमको ठीक से रहने नहीं देगी। तो इसलिए हमको, और ये लगातार होने वाले झगड़े इस बात को प्रूव कर रहे थे, इस एप्रीहेंशन को बढ़ा रहे थे। इसलिए ये एक एलिनेशन की चीज़ आई जो है। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि ये जो लगातार जो है वो चीज़ें बढ़ रही थी, बीच बीच में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों ने एक साझी विरासत की स्थिति बनाई, निर्मित की, जो आपके फ्रीडम मूवमेंट में भी दिखाई पड़ता है, जो आपके जो है वो दूसरी चीज़ों में भी दिखाई पड़ता है, फ्रीडम मूवमेंट के पहले भी दिखाई पड़ता है। और ये जो कास्ट स्ट्रक्चर है इंडियन सोसाइटी का, इसके बारे में गांधी ने भी एक जगह लिखा है। लेकिन सतीश सब्रवाल एक बात और लिखते हैं, वो कहते हैं कि मेडिवल पीरियड में अकबर और उसके बाद के जो शासक हैं, उन लोगों के शासन में यूरोप के ज्ञान के अध्ययन की कोशिशें हुई। और कई ऐसे स्कॉलर्स का जिक्र करते हैं जो ग्रीक जो फिलॉसफी है, जो ग्रीक के बाद की जो मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी है, उसको सबको वो जाते हैं, टेक्स्ट का अनुवाद करते हैं, इवन मैथमेटिक्स की किताबों का भी जो है वो अरेबिक में अनुवाद करते हैं। ऐसे कई स्कॉलर्स का नाम उन्होंने गिनाया है। लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है उनका, ये है कि जो मेडिवल पीरियड का मुग़ल जो है रूल था, वो इस बात से बेफिक्र था कि हमारे निकट पड़ोस में या हमारे इस धरती के किसी हिस्से में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ज्ञान की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में, अर्थशास्त्र की दुनिया में, राजनीतिक शक्ति की दुनिया में, सैन्य की दुनिया में, उसका वो आकलन नहीं कर पाए। और जबकि यूरोप के लोगों ने लगातार एशिया और इधर के लोगों का आकलन करने के लिए अपने जो है वो यात्री भेजे। खासकर मार्को पोलो का जिक्र जब आप पढ़ेंगे तो मार्को पोलो जाके कहता है कि जो है वो
तुम लोग जो सोच रहे हो उससे बहुत ज़्यादा आगे जो है चाइना है, एशिया है, और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी उसके वर्णन से जो है। हालांकि बर्नियर का जो वर्णन है, औरंगजेब का जो फिजिशियन था जिसके बेसिस पर मार्क्स ने, हीगल ने, तमाम लोगों ने अपनी किताबें लिखी हैं, वो बहुत लुक डाउन करने वाला है, बहुत एक तरह से कम दिखाने वाला है। लेकिन मार्को पोलो ने ये बताया है कि जो प्रिंटिंग प्रेस आप जो है, गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस तो बाद में डेवलप हुई, लेकिन उसने बताया है कि चाइना वगैरह में बहुत सारी चीज़ें चल रही। मैं इस पे आकर के 5-7 मिनट में ख़त्म करता हूँ। हाँ ठीक है। तो एक तो जो है वो एक लेटर का मैं जिक्र करना चाहूँगा, और वो लेटर ये है कि गांधी का जो लेटर है वो लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिविजुअली लिखा गया था, और वो गांधी असल में लगातार जो है वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। और गांधी के पास कोई फौज तो है नहीं, फौज तो जो है ब्रिटिशर्स के पास है। जो कांग्रेस पार्टी है वो भी गांधी को डिच कर रही है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। मौलाना ने माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठी छुपा ली थी, और जो है वो गांधी ने पूछा कि आपने जो है वो कैबिनेट मिशन वालों को चिट्ठी लिखी है। क्रिप्स मिशन तो 42 में फेल हो चुका था, कैबिनेट मिशन 46 में आता है। मौलाना ने चिट्ठी लिखी थी कि आपका प्रपोजल मुझे मंजूर है। गांधी को प्रपोजल नहीं मंजूर था। शिमला में वार्ता होती है, सब होता है, और इसके अलावा जो है तो गांधी उनसे पूछते हैं कि आपने कोई चिट्ठी लिखी है, तो मौलाना कहते नहीं मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, जबकि गांधी से वो मिलने आए थे, गांधी की मेज पर उस चिट्ठी की कॉपी पड़ी हुई थी। तो दूसरी तरफ जो है वो नेहरू भी गांधी के साथ नहीं, पटेल भी गांधी के साथ नहीं। गांधी का जो लोनलीनेस है वो इस मामले में जो बहुत ही विचित्र है। और गांधी का ये प्रपोजल था, जिन्ना से गांधी लंबी वार्ता करते हैं और शायद 12 या 13 बार उससे मीटिंग करते हैं जिन्ना से। जब वो संभवतः जो है वो 44 में छूट के आते हैं जो है वो आगा खां पैलेस से, तब वो मिलने जाते हैं और कई बार की वार्ताएं करते हैं, और लगभग एक प्रपोजल जो है वो देते हैं कि कैसे जो है आप जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है उस आबादी को आप जो है अपने तरह से स्वायत्त बना देते हैं, और एक फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा जो सबको गवर्न करेगा। मुश्किल यही थी हमारे लोगों की, हमारे लोगों ने कोई विधिवत ढांचा सोचा नहीं था कि भारत की आज़ादी के बाद जो है किस ढांचे के तहत इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम मैनेज करेंगे, या उसके पहले कोई सोशल रिवॉल्यूशन हो गई होती तो इसको मैनेज करने का एक तरीका आ गया होता। उसके जवाब में गांधी निरंतर जो है वो लड़ाई में उलझे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक दांव फेंका था और फंदा फेंका था उन्होंने। और दूसरी चीज़ ये है कि जब माउंटबेटन आते हैं तो माउंटबेटन को ये बात वहाँ से समझा करके भेजी जाती है, हिदायत दे करके कि देखो ऐसा है कि पटेल को तो बीपी मेनन से संभाल लेंगे। बीपी मेनन एक जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, अफसर हैं, उनसे हम पटेल को मैनेज कर लेंगे। और मौलाना तो अब कहने लगे हैं कि मौलाना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मौलाना तो कहने लगे हैं कि अरे भाई क्या दिक्कत थी, क्रिप्स मिशन को ही मान लिया होता, जबकि मौलाना 42 मूवमेंट में जेल गए, सब हुआ, तो क्रिप्स को ही मान लिया होता। अब जो है वो कैबिनेट मिशन आया, उसको तो मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वावेल जो है वो विफल हो चुके हैं। वावेल के खिलाफ गांधी ने कड़ी चिट्ठी लिखी है इटली को कि वावेल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देश बुरी तरह से दंगों में, विभाजन में उलझ रहा है और ये मतलब जो है विफल है। तो वावेल को बुला लिया जाता है। फिर एक होशियार किस्म का जो है वो एक तरह से कहना चाहिए कि वायसराय या जो बाद में गवर्नर जनरल होता है, वो लॉर्ड माउंटबेटन आता है। और वो लॉर्ड माउंटबेटन ये बार बार जो है अपनी डायरी में लिखता है, इधर उधर लिखता है कि और सब तो ठीक है, नेहरू इमोशनल है, नेहरू को भी मैं इमोशनल तरीके से, आइडियलिस्ट हैं, मैं मैनेज कर लूँगा जो है। बीपी मेनन जो है वो पटेल को मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये आदमी जो है वो लोमड़ी की तरह चालाक है। ये गांधी जो है ये कब क्या कह दे, कब क्या दांव फेंक दे, इसका कुछ मामला मुझे समझ में नहीं आता जो है। गांधी का प्रपोजल ये था कि ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, आपको कुछ अलग स्वायत्त इलाके चाहिए, आपको कुछ जो है वो फेडरलिज्म चाहिए, कुछ जो है वो एक अलग स्ट्रक्चर चाहिए, वो हम लोग तय कर लेंगे, लेकिन ये ब्रिटिशर्स पहले यहाँ से चले जाएं, तब हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। ब्रिटिशर्स इस बात पे अड़े हुए थे, जिन्ना भी इस बात पे अड़े हुए थे कि नहीं,
ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि हम ही इस बात को तय करके जाएंगे कि आज़ादी मिले या भारत का विभाजन हो, और या दोनों हो। तो उन्होंने दोनों काम किए, और विभाजन जो है आज़ादी की एक पूर्व शर्त बन गई, प्री कंडीशन बन गई। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस बात को भवानी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने बहुत अच्छी तरह से लिखा भी है, और वो ये है कि एक तो कांग्रेस की दिक्कत ये है, कांग्रेस जो है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर रही है, और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पूरी दुनिया में उस समय बहुत चलन में आ चुका था, जिसको कि जो है वो हम लोग आत्मनिर्णय का अधिकार कहते हैं। भवानी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने आत्मनियंत्रण का अधिकार लिखा है। हिंदी का रीडर पढ़ेगा तो कंफ्यूज करेगा, तो बांग्ला मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरा निष्कर्ष यही है कि ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस इस बात को बार बार कर रही है कि अगर कुछ समुदाय, कुछ लोग अलग रहना चाहते हैं तो हम उसको ज़बरदस्ती कैसे रोक सकते हैं। जो राजी खुशी से रहना चाहता है, जिसको हम बहला फुसला समझा करके साथ में रखना चाहते हैं, उसी को रख पाएंगे। अंबेडकर अलग बात कहते हैं। अंबेडकर तो जो है वो एक तरह से, अंबेडकर भी पार्टीशन के पक्ष में है। वो एक अलग बात, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पार्टीशन के पक्ष में है, और तो बात ही छोड़ दीजिए जो है। और इसके अलावा जो है वो अंबेडकर तो पार्टीशन के पक्ष में है ही। लेकिन कांग्रेस का सिद्धांत ये है कि भाई हमारे पास फौज नहीं है, और हम बलपूर्वक किसी को किसी देश के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जिनको जानना है। ये एक आदर्श स्थिति थी और जिस पे कांग्रेस चल रही थी। लेकिन गांधी का ये कहना था कि आप लोग जो है वो एक तरह से जो है, पहले अंग्रेज लोग चले जाएं, तब हम अपना संविधान बना लेंगे, हम अपना निपटारा कर लेंगे जिन्ना से भी मिल करके बैठ करके। गांधी की रणनीति ये थी, जो कि यहाँ पढ़ने लिखने से समझ में आती है, कि गांधी जो है ये सोच रहे थे कि एक बार ब्रिटिशर्स चले गए तो ब्रिटिश जो मिलिट्री है, जो फौजें हैं, जो जिन्ना को फेवर कर रही हैं, जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी है जो जिन्ना को फेवर कर रही है, वो चली जाएंगी। फिर मुस्लिम्स की ऐसी बड़ी तादाद है जो कि जिन्ना के खिलाफ भी है। शायद सिकंदर हयात वगैरह हैं, पंजाब के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो है वो अल्लाह बख्श हैं, जो सिंध के जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको कि मुस्लिम लीग के लोगों ने कराची में छुरा घोंप के मार दिया था, हत्या कर दी थी। अल्लाह बख्श तो पैट्रियाटिक मुस्लिम लीग भी बनाए थे, और जब 42 का आंदोलन हुआ तो मुस्लिम लीग उसके विरोध में थी, और वो आकर के दिल्ली में सम्मेलन किए और भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे अल्लाह बख्श। और उधर जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो विभाजन के कट्टर खिलाफ थे। तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स थे। हमारे मित्र शमसुल इस्लाम ने किताब भी लिखी है, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन। वो किताब देखने लायक है इस संदर्भ में जो है। इस संदर्भ में मैं एक और किताब का जिक्र कर देना चाहता हूँ, जो कि भारत विभाजन की असली कहानी, जो नरेंद्र सरीला की किताब है। जो सरीला जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी हुआ करते थे। वो जो है जैसे भवानी प्रसाद चट्टोपाध्याय इंडियन जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंडियन जो साइड है, उस पे फोकस करते हैं। नरेंद्र सरीला जो इंटरनेशनल साइड है उस पे फोकस करते हैं। उनका कहना है कि भारतीयों का अपना झगड़ा और ये सब धार्मिक झगड़ा और कंपटीशन अपनी जगह था, लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स है वो जियो पॉलिटिक्स भारत को विभाजन करने के पक्ष में थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने वाली जो शक्तियाँ थीं वो, ठीक है ब्रिटिश एम्पायर कमज़ोर हो गया था, लेकिन उनका इकोनॉमिक पावर कमज़ोर हो गया था, लेकिन वो मिलिट्रली और पॉलिटिकली उतने कमज़ोर नहीं थे। अमेरिका तो था ही उनके साथ, और जो एक तरह से यूरोपियन ब्लॉक था। उनकी चाहत ये थी कि अगर भारत पाकिस्तान एक रहे तो ये एशियाई महाद्वीप में एक बड़ी शक्ति होगी, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होगी। ये शक्ति क्या करेगी कि अरब देश जो हैं, जो बाकी मुस्लिम देश हैं, उस पर इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा तो जो ऑयल वेल्थ है, जो एक तरह से एनर्जी का मेजर सोर्स है, उस पर इनका क्लेम ज़्यादा होगा। पाइपलाइन आएगी, तमाम चीज़ें आएंगी, वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। दूसरी चीज़ ये थी कि वो अगर भारत एकजुट रहता, और भारत में जिस तरह से प्रो लेफ्ट इंक्लिनेशन था फ्रीडम फाइटर्स का, या सोवियत संघ के प्रति इनका झुकाव था, तो सोवियत संघ का ये अड्डा बनेगा, और जो कि अमेरिका के हित में नहीं होगा, जो कि ब्रिटेन के हित में नहीं होगा।
ये तो नरेंद्र सरीला की बात है, लेकिन भवानी प्रसाद चट्टोपाध्याय जो बातें कहते हैं, ये बात सभी लोग कहते हैं कि गांधी ने आंदोलन क्यों नहीं किया। इस बात का जवाब ये देते हैं कि जिन स्थितियों में सत्ता का हस्तांतरण हुआ उनमें विभाजन रोकने के 3 उपाय थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपने प्रस्ताव को रद्द कर देती है। जून में 2 मीटिंगें होती हैं और जून 47 में 2 जून को और 12 जून को, एक में गांधी नहीं रहते हैं, दूसरे में गांधी रहते हैं। फिर नाराज होकर बाइकाट करते हैं, जिस मीटिंग में जयप्रकाश नारायण भी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान भी हैं, लोहिया भी हैं, ये सब लोग हैं। और तो एक तीन उपाय बताते हैं कि एक तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपने प्रस्ताव को रद्द कर देती, दूसरा उपाय यह था कि गांधी अनशन करते और नेताओं को विभाजन के प्रस्ताव को रद्द करने को मजबूर कर देते, तीसरी स्थिति यह थी कि कांग्रेस का सहारा न लेते हुए एक अखिल भारतीय स्तर पर विभाजन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा जाता और वो आंदोलन जो है वो फिर इस विभाजन को रोकता। ऐसा आंदोलन कर कौन सकता था? कौन सी शक्तियां थी जो कर सकती थी? कुछ मुस्लिम्स हो सकते थे जो पार्टीशन के विरुद्ध थे, गांधी हो सकते थे, गांधी के कुछ अनुयायी हो सकते थे, लेकिन गांधी को लग गया था कि हम कांग्रेस के नेताओं से अगर कहेंगे तो मानने को तैयार नहीं। मौलाना आज़ाद अलग हैं, नेहरू अलग हैं, पटेल अलग हैं, नेहरू पटेल इस मामले में यूनाइटेड हैं, राजा जी भी उनके साथ नहीं हैं। तो दूसरी तरफ देश में इसके अलावा ऐसा कोई संगठन नहीं था जिसके माध्यम से गांधी कोई आंदोलन छेड़ सकते। आंदोलन होने पर यह संभावना थी कि अधिकांश मुस्लिम साथ न देते और हिंदुओं को ब्रिटिश सरकार से भी लड़ना पड़ता और मुस्लिम लीग से भी लड़ना पड़ता और फ्रीडम जो है और भी डिले हो जाती और भी आगे खिसक जाती, पता नहीं मतलब कब मिलती, क्योंकि इटली ने कहा था कि इसको हम जल्दी ही करना चाहते हैं, जो उनका प्लान था उससे जल्दी ही मामला हुआ। और कांग्रेस के नेता अगर विभाजन का प्रस्ताव वापस लेते तो फिलहाल विभाजन रुक जाता, लेकिन उसके बाद अविश्वास, द्वेष, हिंसा और सारी चीज़ें बढ़ती और दंगा दबाने के लिए ब्रिटिश फौजों की मदद लेनी पड़ती। गांधी मानते थे कि ये फिर एक तरह की गुलामी के ही शिकंजे में जाना होगा। गांधी की जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी थी, जो समझ में आता था, और हमारे जो फ्रीडम, मैं सभी को कोई एक तरह से जो है वो दोष नहीं दूंगा, क्योंकि परिस्थितियां भी ऐसी थीं जो लंबे समय से निर्मित हो रही थीं और हमारे नेता भी बूढ़े हो चुके थे, थके हारे थे। वो 10 लाख लोग जो विभाजन में तो मारे ही गए, वो उससे और ज़्यादा खून खराबा होता, कितने समय तक सिविल वार चलती, इसका कोई हिसाब किताब नहीं था। ये कह देना, आज जबान चला देना आसान है कि नेहरू ने बंटवारा करा दिया, गांधी ने बंटवारा करा दिया, इन्होंने नहीं रोका, उन्होंने नहीं रोका, लेकिन ये मेजर सिचुएशंस जो इन 2 किताबों के माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने रखी, ये डेवलप हो चुकी थी। और ये जो है ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हम चले जाएं, लेकिन जो भी नेशन बने दोनों से हमारे संबंध अच्छे रहें। भारत पाकिस्तान दोनों बनते हैं, दोनों से अच्छे रहें, जॉइंटेडली रहें तो अच्छे रहें। तो उनका अपना यह था कि कॉमनवेल्थ में रहें, हमारे संबंध अच्छे रहें, इस तरह से वो कर रहे थे। गांधी जो इस साजिश से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसमें एक प्रसंग जो है, गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है माउंटबेटन को, उसको मैं पढ़ करके अपनी बात पूरी करूंगा। गांधी कहते हैं कि जो है वो कांग्रेस ने पवित्रता के साथ ऐलान किया है कि वो किसी प्रदेश को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रखेगा। कहा था ये चिट्ठी आप किसी को दीजिएगा नहीं, बाद में तो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स ओपन होते हैं तो होता ही है। एक लॉजिक जो आप लोग हंसेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन किस लेवल पर सोचता है, ये शायद जो है सतीश के सब्बरवाल के लॉजिक से जाकर के मिलता है। वो कहते हैं कि जात पात से कट्टर समाज में बटा हुआ हिंदू वास्तव में ऐसा कर नहीं पाएगा कि वो संघबद्ध मुसलमानों को दबा कर रख सके। क्यों? अंबेडकर कह रहे थे शेड्यूल कास्ट भी माइनॉरिटी है,
आप जो है इस्लामिक माइनॉरिटी को क्यों माइनॉरिटी मानते हैं? तो देयर आर मल्टीपल डिविजन्स इन हिंदू कम्युनिटी। तो हिंदू कम्युनिटी यूनाइटेड मुस्लिम कम्युनिटी से लड़ नहीं सकती। ये भूलना नहीं चाहिए कि बाद में विजय प्राप्त कर अंग्रेज़ों ने जिस तरह से भारत के दबा कर रखा, उसी तरह से मुस्लिम राजवंशों ने भी लगातार बढ़ते हुए पैमाने पर भारत को दबा कर रखा था। तथाकथित अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के लोग को अपने ओर खींचने के लिए मुसलमानों की ओर से आंदोलन शुरू हो गया है। ये अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है कि उच्च वर्ग हिंदू लोग, जिन्हें डरपोक कहा जाता है, वो निश्चित तौर पे बिल्कुल अल्पसंख्यक है। अब जरा गांधी का थोड़ा फाइन लॉजिक देखिए जो समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें अस्त्रशास्त्री अस्त्रधारी राजपूत अपने श्रेणीगत रूप से राष्ट्रीयतावादी नहीं है। ब्राह्मण और बनिया अब तक अस्त्र चलाने में अनभिज्ञ हैं। पैतृक क्षेत्र में ही उनकी प्रधानता है, यानी जो फैमिली बिजनेस है। मुझे यह कहने में दुख होता है कि शूद्र लोग अनुसूचित जाति वर्ग के अधिक से अधिक और कुछ नहीं है, यानी वो लड़ नहीं सकते। ऐसा हिंदू समाज जो केवल संख्या में ही अधिक है, वो करोड़ों मुसलमानों को ध्वस्त कर देगा, ऐसा सोचना एक विस्मयपूर्ण कल्पना है। जितना भी जिस तरह से तर्क दे करके समझा सकते थे, कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो अपने लोगों को भी नहीं समझा पाए, ब्रिटिशर्स को भी नहीं समझा पाए। आखिर में उन्होंने ये रणनीति बनाई कि धरती पर सीमाएं खींच दी गई हैं, विभाजन हो गया है, लेकिन हम दिलों के विभाजन को मिटाएंगे और हम पाकिस्तान जाएंगे और ये जो दीवार बनी है इसको हम धीरे धीरे गिराएंगे और ये हमें उम्मीद है कि ये दीवार एक दिन गिर जाएगी। ये उम्मीद जो है वो नेहरू को भी थी, ये उम्मीद सरदार पटेल को भी थी कि ये भारत कभी धर्म के आधार पर इस तरह से विभाजित नहीं हुआ है, ये कृत्रिम विभाजन है। लेकिन फ़िलहाल एक इस डिवीज़न को एक्सेप्ट करके और हम आगे चलते हैं। तो साथियों, ये एक बहुत जटिल विषय है और ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा होता, ऐसा हुआ होता तो ऐसा ना होता, ये जो है तमाम प्रश्न हैं। और इन्होंने कराया, उन्होंने कराया, कुछ इंडिविजुअल कल्प्रिट्स आप खड़े कर दें और उनको खलनायक बनाने लगे। इससे बियॉन्ड जा कर के, खासकर मैं नई पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, वो हमारा एक बहुत कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। उस कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को देखने की ज़रूरत है। अब आप डीकॉलोनाइजेशन को में जाएंगे, आप जो है कम्युनिटेरियन थिंकर्स के साथ पास जाएंगे तो आपको अलग अलग समाधान चीज़ें मिलेंगी। तमाम लोगों ने कोशिश की भारत पाक महासंघ की, सार्क की, तमाम चीज़ों की, वो मैं नहीं जानता। गांधी एक बात कहते थे, वही कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि तमाम चीज़ें इतिहास के किसी क्षण में असंभव लगती हैं, लेकिन जब हम विज्ञान को देखते हैं तो जो चीज़ें कभी असंभव लगी होती हैं वो चीज़ें आगे आकर के संभव हो जाती हैं। ऐसे ही मानो इतिहास के साथ भी संभव है कि हम लोग 1947 में खून खराबे के साथ एक हुए हैं और ऐसा भी समय आ सकता है कि हम लोग गाजे बाजे के साथ एक दूसरे के गले में माला डालें और एकजुट हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।